बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.5 टेंथ की मैथ की देखें कैसे सॉल्व करनी है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन वाला एंगल बताएं, मालूम करें। ऑफ द सन, सूरज का। इफ़ आ 6 फीट मैन, अगर एक आदमी की हाइट 6 फुट हो। कास्ट आ 3.5 फीट शेडो, उसका जो साया बनता है वो 3.5 फीट उसका साया बनता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट है कि एक आदमी है और उसकी हाइट 6 फुट है और उसका साया 3.5 बनता है। तो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन सूरज का मालूम करना है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। अब एलिवेशन एंगल क्या होता है, पहले इसको समझते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। तो इसमें देखें कि ये एक ऑब्ज़र्वर खड़ा है या कोई खड़ी है, तो ये देख रही है। तो इसकी आँख के बिल्कुल सामने ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ज़मीन है, या फिर यूँ समझो कि यहाँ पर ये खड़ी है ना, कोई फट्टा वगैरह है उसके बिल्कुल सामने, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के जब वो आँख ऊपर की तरफ करती है तो ऊपर की तरफ उसे एक नज़ारा नज़र आता है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। वहाँ पर जो एंगल बनेगा ऊपर की तरफ, जितना वो ऊपर देखती है तो ये इतना ऊपर वो देख रही है, तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है उसकी आँखें ऊपर की तरफ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और फिर दोबारा वो जो फट्टा था जहाँ कोई सरफेस थी, उस सरफेस की उसके नीचे देखा, तो जब वो उसके नीचे देखती है तो जो एंगल थीटा बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनते हैं, एक ऊपर की तरफ बनता है और डिप्रेशन वाला एंगल नीचे की तरफ बनता है। तो यही एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आपके बुक के अंदर बार बार आना जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसको ध्यान से आप समझ लें। तो इनको मज़ीद और आसानी के लिए, आप लोगों के दिमाग से कन्फ्यूजन निकालने के लिए मैंने ये मज़ीद दोबारा समझाया है इसकी पैरेलल लाइंस लेकर। तो ये तो वही हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ये वाली लाइन है, तो ये वही वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन के एक तरफ ऊपर की तरफ ये मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया और नीचे की तरफ से डिप्रेशन एंगल बना दिया। 45 डिग्री का ये बनाया, 45 डिग्री का ये बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन के एक तरफ और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन के दूसरी तरफ। अब देखें कि अगर मैं इधर पैरेलल लाइन लगाता हूँ इस लाइन की तरह सेम, और इधर भी पैरेलल लाइन लगाता हूँ इसी लाइन के साथ, तो ये वाली जो लाइन है वो इसको यहाँ पर जाकर ए पर टच हो रही है, और इधर से ये वाली जो लाइन है इसको बी पर यहाँ पर आकर टच हो रही है। तो अब ये जो एंगल है वो यहाँ पर आ जाता है, तो इसका अल्टरनेट बन जाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का अल्टरनेट यहाँ पर आ जाता है, और इसके सामने अगर वो लड़की आँख रख कर देखती है तो एलिवेशन एंगल ऊपर आ गया, तो यहाँ पर ऊपर एलिवेशन एंगल नज़र आ गया। इसी तरह ये एंगल ऑफ एलिवेशन था, तो यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है इसके नीचे अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वही एंगल ऑफ एलिवेशन इसका अल्टरनेट है। ये अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है वो यहाँ पर आकर। मतलब ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वैल्यू के लिहाज से अपनी जो डिजिटल वैल्यू है उसके लिहाज से वो सेम होते हैं, बस उनके बनने की जगह डिफरेंट होती है। जब वो लाइन के ऊपर हो कोई एंगल तो उसे एलिवेशन कहा जाता है, जब वो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बन रहा हो तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, इसको कोई नई चीज़ समझना नहीं है आपने, सिर्फ उसको यही समझना है कि अगर लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बने तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बने तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में देखें उसने ये कहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताएं। तो मैंने यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, ऐसे एक लाइन लगाई एक ऐसे लाइन लगाई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने ये मेरा एंगल थीटा है, तो इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कह दिया। अब द सन इफ़ आ 6 फीट मैन, आदमी की हाइट कितनी है 6 फीट है, ये आदमी खड़ा हुआ है, ये लाइन जो ए सी है वो एक आदमी है, एक मैन है, तो उसकी हाइट 6 फीट है, ये उसकी हाइट बना दी। कास्ट आ 3.5 फीट शेडो, एक उसका साया बनता है, तो साया उसका यहाँ पर ही बनना ज़ाहिर है, ज़मीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल के ऊपर साया बनना, तो साया उसका यहाँ पर ये बन रहा है 3.5 फीट, तो ये साया उसका बन रहा है। तो इसको हमने फाइंड करना है। अब हमें पता है कि जब ये एंगल थीटा है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है।
तो बाकी ये वाली साइड बन गई तो उसको बेस का नाम देंगे। तो परपेंडिकुलर भी हमारे पास है, बेस भी हमारे पास है, हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, इनकी वैल्यू पुट कर दो 6/3.5। तो 6/3.5 को जब हम हल करते हैं तो tan क्योंकि इस तरफ है, इसको जब इस तरफ लेकर आएंगे तो वह tan इन्वर्स बन जाएगा। क्योंकि हमने अकेला थीटा फाइंड करना है ना, तो tan हमें इधर लाना पड़ेगा। tan इन्वर्स यहाँ पर बन गया, इधर आकर डिवाइड होने के बाद वो उसकी जो पावर है वो माइनस की बन चुकी है। तो लिहाजा जो tan की पावर माइनस की होगी तो इसे इन्वर्स बोलते हैं। तो 6/3.5 को जब डिवाइड करो तो 1.7143 ये हमारा आंसर आता है। अब आपने tan का इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स लेने का ये देख लें तरीका। जब आप अपना कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आपने अपने कैलकुलेटर में पहले शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद फिर आप लोगों ने tan दबाना है। tan को दबाया, फिर आप लोगों ने जो वैल्यू हमारी आई हुई है उसको ब्रैकेट में लिख दें, जैसे इसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1.71। 2 डिजिट ही लिख दो, 2 डिजिट से भी आंसर ठीक आ जाता है। पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं होती है अमूमन। तो 2 डिजिट लिखने से भी हमारा 60 आंसर आ चुका है। तो ये 59.7437 उसने आंसर लिखा हुआ है, जो कि 60 के बिल्कुल करीब करीब है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ ट्री कास्ट ऑफ 40 मीटर शेडो, एक दरख्त का 40 मीटर लंबा साया बनता है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 25 डिग्री। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन उसने 25 डिग्री बता दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बताएं। तो हमने ट्री की हाइट मालूम करनी है। तो इसको देखें कि मैंने पहले इसकी डायग्राम बनाई है। डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, तो जैसे जैसे यहाँ से आपने पढ़ते जाना है तो वैसे वैसे ये डायग्राम बनती चली जाएगी। अ 20 फीट लॉन्ग ट्री कास्ट 40 मीटर शेडो, 40 मीटर शेडो है। तो ट्री का ये 40 मीटर शेडो, शेडो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ शेडो आ गया। और 40 मीटर शेडो है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 25। तो यहाँ पर एंगल एलिवेशन बनता है हॉरिजॉन्टल के ऊपर वाली तरफ बनना होता है, तो ये ऊपर वाली तरफ 25 सेंटीमीटर 25 डिग्री का एंगल बना दिया है सन का। तो ये वाली लाइन पर ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ये लाइन लग गई। तो ये हमारे पास 2 आ चुकी हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट ये होगी, क्योंकि यही दरख्त ये वाला साया बना रहा था, तो इसकी हमने हाइट मालूम करनी है। अब देखें किसका ताल्लुक है, इसका और इसका ताल्लुक है। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। तो परपेंडिकुलर और बेस का कौन ताल्लुक बताता है, वो हमें पता है, tan थीटा बताता है। तो tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर और बेस। tan थीटा 25 डिग्री का है ये, और हाइट ओवर 40 नीचे आ गया। तो अब tan 25 डिग्री निकालोगे कैलकुलेटर से तो ये आंसर आएगा 0.4663। और ये 40 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 18.652 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो AC है, यानी कि जो ट्री की हाइट है H है, वो हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप इसे राउंड ऑफ करते हो ना, तो ये राउंड ऑफ करके ये भी 60 हो जाता है। तो इससे घबराना नहीं है कि ये बुक वाला आंसर नहीं है, ये बुक वाला ही आंसर है। तो हमारा जो आंसर था वो 60 आया था, तो ये भी राउंड ऑफ करके 60 हो जाता है। तो जब हम पॉइंट में डिजिट कम ज़्यादा लेते हैं या कोई कैलकुलेटर में थोड़ा बहुत मसला होता है, तो इस वजह से आंसर थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा आंसर चेंज आए तो तब आप लोगों ने टेंशन लेनी है। लेकिन अगर आंसर में हल्की सी चेंज आती है, पॉइंट के बाद कोई डिजिट का फ़र्क आता है, तो उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब क्वेश्चन 2 आगे नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 20 फीट लॉन्ग लैडर, एक 20 फीट लंबी सीढ़ी है, इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, वो एक दीवार के ख़िलाफ़ झुकी हुई है। लीनिंग का मतलब होता है झुकना, और एक दीवार के साथ वो झुकी हुई है। तो यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि ये 20 फीट की सीढ़ी है, ये हमारी दीवार है, वाल है। तो इस वाल के साथ, इस दीवार के साथ ये 20 फीट की सीढ़ी जो है वो झुकी हुई है। तो आगे क्या है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ 5 फीट। तो जो उसका बॉटम है
वो 5 फीट है लैडर का, मतलब लैडर जो है वो दीवार से 5 फुट के फासले पर दूर है, तो 5 फीट है। आगे देखो, फ्राम द बेस ऑफ द वाल, वाल की बेस है, ये वाल की बेस है ना, उससे ये 5 फुट के फासले पर उसका बॉटम है। बॉटम का मतलब होता है पैंदा, ये नीचे वाली जगह। तो फाइंड द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब छोटे वाला एंगल मालूम करें। तो ये छोटा एंगल बनता है जो 90 से छोटा हो, उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। फाइंड द एक्यूट एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, अब फिर क्या भी दिया एलिवेशन, यानी कि जो लाइन है उसके ऊपर वाला एंगल मालूम करो। एलिवेशन लाइन, एलिवेशन एंगल द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, जो वो ग्राउंड के साथ बनाती है, क्योंकि ये ग्राउंड है तो इसके साथ यहाँ पर एंगल एलिवेशन बनता है, इसे एक्यूट एंगल भी कहेंगे क्योंकि ये 90 से छोटा है। तो ये 90 एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल ही है, वैसे ये भी एक्यूट एंगल है, तो इसको हमने मालूम करना है क्योंकि इसके बारे में उसने इशारा दिया हमें। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, इसका और इसका ताल्लुक कौन बताता है। जब एंगल थीटा हो तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। अब देखो हमारे पास बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस और हाइपोटेन्यूज का ताल्लुक कौन बताता है, कोस थीटा बताता है, तो कोस थीटा आप यूज़ कर लोगे, कोस थीटा बराबर है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसकी 5 है और हाइपोटेन्यूज इसका 20 है, तो आपने 5/20 को डिवाइड किया तो 1/4 आ जाता है। तो 1/4 जो थीटा हमने मालूम करना है, तो कोस इधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। जब कोस का इन्वर्स कैलकुलेटर से निकालोगे, 1/4 का इन्वर्स लोगे जैसे मैंने लेना सिखाया है, तो आपके पास 75.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब इसको 75.5 डिग्री को बुक ने मीटर में भी कन्वर्ट किया हुआ है, डिग्री फिर मिनट, सॉरी डिग्री मिनट और सेकंड में जाना होता है ना, तो ये मिनट में भी कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसका आपको पता है कि जो पॉइंट वाला हिस्सा है 0.5, उसको आपने लेना होता है और उसको आपने डिवाइड करना होता है फिर दोबारा उसके साथ 60 के साथ। तो इसको 60 के साथ जब आप डिवाइड करोगे पॉइंट वाले हिस्से को, तो फिर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये 0.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, डिग्री को मिनट में जाते हुए मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर 30 आ जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 मिनट आ जाएगा, तो ये मिनट में आंसर कन्वर्ट हो गया। तो लिहाजा अब ये मिनट में आंसर आया हुआ है। इस सारे को भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उस सूरत में इसको मिनट में लिखेंगे। तो ये मिनट का साइन था, ये हमने पीछे बहुत तफसील से कर लिया हुआ सारा। तो ये हमारा आंसर आ गया 75 डिग्री और 30 मिनट। तो ये बुक का आंसर है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द बेस ऑफ आ रेक्टेंगल इज़ 25 फीट। रेक्टेंगल है ये, मैंने ना रेक्टेंगल छोटे डॉट लगाकर ये पूरी रेक्टेंगल कंप्लीट कर दी है। इसकी बेस उसने कहा कि ये 25 फीट है, तो ये 25 फीट इसको बना दिया। तो एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 13 फीट, ये हाइट है तो ये 13 फीट हाइट बना दी। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। तो ये डायगोनल होता है, ये ऐसे लाइन डायगोनल है, और इधर से अगर ऐसे लाइन खींच दोगे तो ये भी डायगोनल है। तो जो डायगोनल बेस के साथ एंगल बनाता है ये, क्योंकि बेस था तो इसके साथ एंगल ये वाला बनता है, ये वाला एंगल हमने मालूम करना है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, तो इसको हमने मालूम करना है। तो अब हमें पता है कि ये एंगल थीटा, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस बन जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है। तो लिहाजा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा होता है। तो वैल्यू पुट कर दी 13/25, और tan का थीटा मालूम करना, तो tan इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा। 13/25 को हम डिवाइड करेंगे, tan इन्वर्स लिखेंगे और ब्रैकेट में 13/25 आप डायरेक्टली लिख दो, तो आपका कैलकुलेटर डायरेक्टली ये वाला आंसर निकाल देगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ये बता रहा है कि अ रॉकेट इज़ लॉन्च्ड, एक रॉकेट फेंका गया, एंड क्लाइम्स एट आ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री, और वो रॉकेट चढ़ा एक मुस्तकिल एंगल पर ऑफ 80 डिग्री, 80 डिग्री के मुस्तकिल एंगल पर वो ऊपर की तरफ गया।
तो यहाँ तक तो अभी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट, रॉकेट की एल्टीट्यूड बतानी है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो ये हाइट जो है ना इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, तो ये हमने बतानी है। एल्टीट्यूड बताएं रॉकेट की, और इसके अलावा क्या बताएं, एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर, जब ये 5000 मीटर का फासला तय कर लेता है तो तब आप बताओ। तो 5000, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ता है टेढ़ा, तो ये 5000 का मीटर का फासला मैंने ये जो हाइपोटेन्यूज़ है उसमें दिखा दिया है। तो हमने फाइंड एल्टीट्यूड करनी थी, तो एल्टीट्यूड जो है ना ये होती है टोटल हाइट जो होती है वो एल्टीट्यूड होती है। तो एल्टीट्यूड मैंने फाइंड करनी है। एच इसको मैंने लिख दिया हुआ है, तो एच के सामने ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि ये कितनी होगी। तो हाइट हमने मालूम करनी है इसकी। तो ये सवाल आप लोगों ने देख लिया। अब फिर से अगर इस सवाल को समझ नहीं आया तो फिर से देख लो। एक रॉकेट जो है वो ऊपर फेंका गया और वो 80 डिग्री का एंगल कवर करते हुए ऊपर फेंका गया। तो 80 डिग्री का एंगल ज़ाहिर है ज़मीन के साथ ही वो बना रहा था, इस तरह से फेंका गया। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट, रॉकेट की हाइट मालूम करो वो कितना ऊंचा गया है। इट ट्रेवल्स 5000 मीटर, जब वो 5000 मीटर का फासला तय कर गया तो बताओ कि वो कितना ऊंचा गया होगा। तो ये 5000 का फासला उसने तय कर लिया, तो कितना ऊंचा गया होगा वो हमने मालूम करना है। अब देखो इसका और इसका ताल्लुक कौन बताता है। इसका और इसका ताल्लुक पहले हम देखते हैं कि थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर बनता है और ये हाइपोटेन्यूज़ ही है जो 90 के सामने है, तो हाइपोटेन्यूज़ है, तो लिहाजा हाइपोटेन्यूज़ का और परपेंडिकुलर का ताल्लुक साइन थीटा बताता है। तो लिहाजा साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज़ साइन थीटा 80 का है, 80 का थीटा है, तो हमने हाइट को ऐसे रहने देना। साइन 80 मालूम करो अपने कैलकुलेटर से, तो वो ये आंसर आ जाएगा 0.9848। तो मल्टीप्लाई बाय किया, 5000 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इतनी आल्टीट्यूड पर वो गया हुआ है, इतनी हाइट पर वो चढ़ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 अभी स्किप हो गया तो फिर 6 बाद में करेंगे। गाय वायर सपोर्टिंग वायर, यानी कि गाय वायर क्या होती है, जो सपोर्ट करने के लिए तारें लगाई जाती हैं। रन्स फ्राम द मिडल ऑफ आ यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड, एक खंबा है, यूटिलिटी पोल का मतलब है एक खंबा है, खंबे से तारें उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे की तरफ लगाई गई हैं। तो ये इसके बारे में बात कर रहा है कि जैसे ये एक खंबा हो ज़मीन पर, ये जैसे पोस्टर लगाया जाता है, किसी मोबाइल वगैरह पोस्टर लगा देते हैं, इधर तारें ज़मीन पर आकर गाड़ देते हैं, इधर तारें ज़मीन पर आकर गाड़ देते हैं, इधर गाड़ देते हैं, ऐसे काफ़ी ज़्यादा तारें उन्होंने ना इर्द गिर्द सारी लगाई हुई होती हैं ताकि खंबा जो है अपनी जगह पर खड़ा रहे, वो गिर ना सके। तो इसके इर्द गिर्द ये सारी तारें लगाई हुई हैं। दी वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्री, जो उसने तार लगाई हुई है ना, क्योंकि ये खंबा था, इनका पोल था, तो पोल की ये हाइट एच मैंने कर दी हुई है। तो इसके साथ ये एक तार उसने लगाई हुई है, एक तार जो उसने लगाई है, तो वो तार क्या करती है, वो तार जो उसने लगाई है वो एंगल बनाती है, मेक्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री विद द ग्राउंड, ज़मीन के साथ वो एंगल बनाती है 78 डिग्री का, 78.2 डिग्री का एंगल बनाती है ज़मीन के साथ विद द ग्राउंड एंड टच द ग्राउंड 3 मीटर फ्राम द बेस ऑफ द पोल, और पोल के बेस से वो 3 मीटर के फासले पर ज़मीन को टच कर रही है। क्योंकि ये हमारा खंबा है तो ये इसका बेस हो गया, तो बेस के साथ ये वाली लाइन आती है, तो वो कहता है कि जहाँ पर वो एंगल बना रही है ना, तो 78.2 डिग्री का जहाँ पर तार को ज़मीन पर लगाया हुआ था, वहाँ से लेकर यहाँ तक बेस के साथ जो फासला है वो 3 मीटर है, 3 मीटर के फासले पर वो ज़मीन के ऊपर लगाई गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो इसकी हाइट मालूम करनी है, ये जो एच है वो हमने फाइंड करना है। अब दोबारा देखो कि ये एंगल थीटा है, तो ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर बनता है, तो परपेंडिकुलर का और ये यहाँ पर ये बेस बनेगा, क्योंकि ये 90 का है तो ये हाइपोटेन्यूज़ बनता है। तो इसका और इसका ताल्लुक कौन बताता है, वही tan थीटा बताता है। परपेंडिकुलर और बेस का ताल्लुक, तो tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर और बेस, 78.2 डिग्री लगा दिया थीटा। तो हाइट हमने मालूम करनी है, तो हाइट इधर ही रहेगा, ये इधर इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan का 78.2 डिग्री का tan मालूम किया, तो ये आया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह तो हमारे पास आंसर आ चुका है। हाइट टोटल हाइट हमारे पास आ चुकी है, तो जो कि ये है 14
14.36 हमारे पास हाइट आई है। तो लेकिन आगे उसने कुछ और बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल सपोर्टिंग वायर फ्राम द यूटिलिटी बिल्ड। ये था मिडल उसने बोला हुआ है, फ्राम द मिडल ऑफ अ यूटिलिटी पोल। मिडल का मतलब है दरमियान में तार जो है उसे लगाया, फुल ऊपर नहीं लगाया। तो इसकी चोटी जो है उसकी टॉप ये वाली है, लेकिन इसके दरमियान में तार को लगाया हुआ है। तो तार को दरमियान में लगाने का मतलब ये है कि एक हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा ये वाला है, ठीक है। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। इसको भी आप 1 पुट कर दें तो 1 और 1 मिलकर 2 हिस्से, दोनों हिस्से बनते हैं। तो इस वजह से जो इतने हिस्से की हमारे पास हाइट तो आ चुकी है। अब इतने की भी उतनी ही होगी क्योंकि ये दरमियान में जो है, तो इसकी भी उतनी ही होगी। तो इसको आपने या तो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो या इनको दोनों को 2 बार प्लस कर लो कि ये वाले जो हाइट है वो 14.36 एक हाइट आई, ये वाली हाइट आई। तो ये क्योंकि आधी है तो आधी ये वाली है, तो इसको इसमें प्लस कर लो 14.36। इन दोनों को प्लस करोगे तब भी यही आंसर आना है। और इसको वैसे आप देखो, ये आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है, तो ये दोनों एक और एक मिलकर 2 बनते हैं। तो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो तो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो फुल हाइट हमारे पास पोल की आ चुकी है, खंबे की मुकम्मल हाइट हमने मालूम कर ली है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो छूट गया था। एन एरोप्लेन पायलट, एक एरोप्लेन का पायलट है, तो जहाज़ का एक पायलट है, फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर, 4000 मीटर की बुलंदी पर वो उड़ा रहा है जहाज़ को। विशेज़ टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50, वो 50 डिग्री के एंगल पर किसी एयरपोर्ट के ऊपर उतरना चाहता है। विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ वो 50 का एंगल बनाते हुए उतरना चाह रहा है। तो देखें, ये 50 का मैंने एंगल बना दिया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ यानी कि ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड के साथ ये 50 का एंगल बना दिया। तो इधर हमें ये बनेगा, इस राह से उसने उतरना है। तो हाइट उसकी क्या है 4000 मीटर, ये उसकी जो बुलंदी है वो है। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये 90 का एंगल बन रहा है। तो आगे क्या बात कर रहा है, उतरना चाह रहा है। तो अब हाउ फार फ्राम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी, तो एयरपोर्ट से प्लेन कितनी दूर होगा। व्हेन द पायलट बिगेंस टू डिसेंड, जब पायलट नीचे उतरना शुरू करेगा तो वो कितना दूर होगा। तो मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला होगा जब उसने नीचे की तरफ टर्न करना, क्योंकि पहले तो ऐसे आ रहा था ना सीधा, तो अब नीचे मुड़ना शुरू कर दिया। तो वो कहता है जहाँ पर नीचे उसने मुड़ना शुरू किया तो उस वक़्त वो कितना फासले पर होगा। तो उसका हमने फासला ये बताना है कि तब वो कितने फासले पर होगा, यानी कि हमने बेस फाइंड करनी है। तो ये 90 का एंगल है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज बना, ये हमारा एंगल थीटा है रेफरेंस वाला, तो परपेंडिकुलर ये बना, तो लाजमी तौर पे ये बेस बन जाएगा। तो आप देखो, इसका परपेंडिकुलर और बेस का ताल्लुक कौन बताता है, वो tan थीटा बताता है। tan थीटा की वैल्यू पुट की 4000 ऊपर आया, बेस हमने मालूम करना है और 50 एंगल लगा दिया। तो tan का 50 डिग्री जब मालूम करो तो ये हमारे पास 1.917 आता है, और b को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब b हमने मालूम करना है तो इसको इधर जाकर डिवाइड कर देंगे, इसको इधर जाकर डिवाइड किया, 4000 को अंदर आके इस पर जब डिवाइड किया तो 3356.4 मीटर हमारे पास आ गई। कि इस वक्त इतने दूर था वो अपने पॉइंट से, और तब उसने नीचे आना शुरू कर दिया था, नीचे होना शुरू कर दिया था। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि आ रोड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री, एक रोड टेढ़ी है थोड़ी सी, तो वो 5.7 डिग्री पर झुक रही है। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल्स अप दिस रोड, फ़र्ज़ करें कि हम 2 मील तक इस रोड के ऊपर सफ़र करते रहते हैं। स्टार्टिंग फ्राम द सी लेवल, समंदर के लेवल से शुरू होकर। हाउ हाई अबव सी लेवल वी आर, तो हम अगर 2 मील तक हमने सफ़र किया है तो हम समंदर के लेवल से ऊपर कितना चले गए हैं। तो अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिया सामने। आ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री, जो रोड ऐसे टेढ़ी आ रही है तो 5.7 डिग्री पर ये
टेढ़ी हो रही है, इंक्लाइंड हो रही है, ऊपर से ये नीचे आ रही थी या नीचे से यूँ समझो ऊपर जा रही थी। ये सारा समंदर का इलाका है, तो समंदर के साथ साथ जा रही है। तो यहाँ यूँ समझो कि ये सारा इधर समंदर फैला हुआ है और इधर से रोड कहीं ऐसे कोई चट्टान वगैरह है या फिर कोई हमारी ऊंची ज़मीन है, तो ज़मीन के साथ साथ वो ऊपर चढ़ती जा रही है। तो या फिर इस तरफ समंदर फैला हुआ है, तो इस तरफ सारा समंदर है, आगे यहाँ पर समंदर है, तो फिर इस तरफ सारी ज़मीनें बन जाएंगी। ये वाली बात सही है कि इधर सारा समंदर है, इधर सारा समंदर है और इधर से ये रोड गाड़ी यहाँ पर आती है, रोड यहाँ पर जहाँ तक गाड़ियों को लाती है, तो यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं गाड़ियाँ, वापस जाना चले लग जाती हैं। तो अगर ज़मीन के साथ नीचे देखा जाए तो ये जो सारी समंदर है, समंदर के साथ ये वाला इलाका है, समंदर ये सतह समंदर की है, तो समंदर की सतह के साथ 5.7 डिग्री का वो एंगल बना रही है। अब सवाल को समझो, आप समझ लगेगी। अ रोड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री, रोड 5.7 डिग्री पर ऊपर जा रही है या झुकी हुई है। सपोज दैट वी आर ड्राइव 2 माइल्स अप दिस रोड, हम 2 मील तक इस रोड के ऊपर सफ़र करते रहते हैं। स्टार्टिंग फ्राम द सी लेवल, सी लेवल से शुरू करके, ये सी लेवल था ना, ये देखा, ये सी लेवल सारा बन रहा है, सारा ऐसे समंदर है। हाउ हाई अबाव सी लेवल आर हुई, तो हम कितना सी लेवल से ऊंचा चले गए हैं। जब 2 मील का फासला हमने तय किया तो हम सी लेवल से ऊपर कितना चले गए हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें हाइट बतानी है। तो हमें पता है कि ये 90 का एंगल है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बना और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये थीटा था तो ये फिर परपेंडिकुलर बना। तो परपेंडिकुलर जो है ना वो हाइट है जिसको हमने मालूम करना है, तो हाइट को हमने मालूम करना है। तो अब देखते हैं, तो इसका और इसका ताल्लुक कौन बताता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हमने लगा दिया साइन थीटा, इसको हाइप लिख दो ताकि ये एच के साथ कंफ्यूज ना हो। तो हाइपोटेन्यूज लगा दिया, अब वैल्यू पुट करो, तो हमने परपेंडिकुलर यानी कि एच हमने मालूम करना है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें दी हुई है 2 माइल है, 2 माइल लिख दिया और साइन 5.7 डिग्री का निकालना है, तो 7.5 डिग्री का साइन निकालो, वो 0.199 आ जाता है। और इधर से ये 2 डिवाइड हो रहा था जाकर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास, मल्टीप्लाई करने से और साइन निकालने से ये वाला आंसर आया हुआ है। तो साइन 5.7 डिग्री जो निकालोगे उसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना, तो ये फाइनल आंसर मीलों में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 8 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पहले इधर से पढ़ें, इसको समझें। अ टेलीविज़न एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट, 8 फीट हाइट वाला एक टेलीविजन एंटीना है, इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ए हाउस, वो घर की छत के ऊपर लगाया गया। एंटीने अमूमन घरों की छतों पर ही लगाए जाते हैं, हम नीचे रहते हैं और एंटीने घरों की छतों पर ऊपर लगाए जाते हैं। ये पुराने ज़माने में लगाए जाते थे टेलीविज़न के एंटीने, अब तो लगाते ही नहीं हैं। फ्राम आ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर एक पॉइंट है, द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17, जो घर के ऊपर एलिवेशन एंगल बनता है ना घर के टॉप तक, वो 17 डिग्री बनता है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना, और एंटीना तक भी एक एलिवेशन का एंगल बनता है, वो 21.8 बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, तो सिर्फ घर की हाइट आपने बतानी है। अब एंटीना की हाइट भी उसने बता दी है 8 फीट है और एंगल दोनों बता दिए हैं, तो घर की हाइट बतानी है। अब सवाल को देखते हैं ये कैसे हल होगा। इसमें देखें, अ टेलीविज़न एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट, तो ये मैंने घर बनाया है, ये घर है किसी भी का भी, तो इसके ऊपर 8 फीट का ये एंटीना लगा दिया। ये एंटीना 8 फीट का हाइट का इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ए हाउस, घर के टॉप के ऊपर लगाया हुआ है। फ्राम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है सपोज। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17, घर के टॉप, घर का टॉप ज़ाहिर है ये वाला है, तो यहाँ पर जब देखते हैं ना इधर से खड़े होकर, तो 17 के एंगल पर हम देखते हैं, ये 17 एंगल है। तो ये लाइन जब यहाँ पर घर के टॉप तक जाती है तो ये 17 का एंगल बना रही है, ये ज़मीन के साथ ग्राउंड के साथ ही सारा बनाना होता है, एलिवेशन एंगल है, तो 17 का बना रही है, तो 17 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंटीना, लेकिन जब यही बंदा
एंटीना के ऊपर नज़र डालता है, इधर नज़र डालता है, तो फिर जो एंगल बनता है ना, इतना बड़ा एंगल बनता है एलिवेशन, ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा ऊपर जो नज़र डाल रहा है, तो 21.8 डिग्री वो बन जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, घर की हाइट बतानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ऊंचा है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक घर कितना ऊंचा है, तो ये हमने मालूम करना है। तो अब देखते हैं ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें तो गिवन है, तो अब इन गिवन चीज़ों की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे देखो कि tan 17 लगाते हैं हम, tan 17 डिग्री। तो इस tan को देखते हैं, तो ये हमारे पास हाइट है, और ये जो है ना हमने मालूम करना है। तो इसको हम y कह देते हैं, और इसको हम x कह देते हैं। ये मैंने x कह दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक y कह दिया। तो लिहाजा tan 17 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर y, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये परपेंडिकुलर x है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये tan थीटा का आंसर आ गया। तो अब हमने tan थीटा 17 डिग्री का मालूम करो, तो वो 0.3057 आता है, और y इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू ये बन गया। तो ये एक इक्वेशन बना दी, इक्वेशन नंबर 1 बनाकर इसको पहले छोड़ दें। तो अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, तो आपने ये वाला दोबारा tan लेना इतना, यानी कि 21.8 एंगल को लेकर फिर लेना। तो फिर अब हमारे पास इतनी हमारी सारी परपेंडिकुलर बनेगी। ये परपेंडिकुलर हमारा सारा बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें 8 भी आ जाता है, और उसमें ये हाइट h भी आ जाती है, यहाँ पर ये कहो कि x भी उसमें आ जाता है। तो tan जब 21.8 लगाते हैं तो इज इक्वल टू आएगा 8 + x, क्योंकि x ये वाला है और 8 ये वाला है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब परपेंडिकुलर बन रहा है सारे का सारा। तो ये सारा परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ क्या, क्योंकि 90 है ना, तो ये एंगल्स हैं हमारे, तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो परपेंडिकुलर ऊपर आता है और बेस नीचे आती है, तो बेस दोबारा वही बन रही है, वाई ही बेस बन रही है, तो वाई नीचे लिख दिया। अब दोबारा tan 21.8 निकालो तो 0.4 आता है, और वाई नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अभी इस इक्वेशन को थोड़ा सा हल कर लो, आप कर सकते हो हल इसको। तो ये जो 8 है इसको हम इधर ले आएँ, तो ये -8 हो जाएगा, इधर अकेला x रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी अकेला x रह गया इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में भी इधर अकेला x रह गया। तो अब x आपस में बराबर हैं, क्योंकि सेम है, तो लिहाजा अगर x आपस में बराबर हैं, तो ये वाली साइड आपस में बराबर है ना, तो दूसरी वाली साइड को ज़बरदस्ती बराबर कर दो। उसमें क्या है, अगर एक साइड बराबर है तो दूसरी भी बराबर होनी चाहिए, इसे कहते हैं कंपेयर करना। तो सेम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, तो ये सेम चीज़ें बन गई हैं ना, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो दूसरी साइड हमें खुद ब खुद बराबर हम कर सकते हैं। तो दूसरी साइड को जब हमने बराबर किया तो ये कर लिया। तो ये क्या किया कि ये वाली साइड मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो आया था ये वाला वो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही, ठीक है। तो एक साइड बराबर आई थी, तो दूसरी साइड मैंने खुद ब खुद बराबर कर ली, दूसरी साइड इसकी यहाँ पर ये लिख ली, और इसकी ये वाली साइड लाकर यहाँ लिख लिया। तो क्योंकि x बराबर थे इसलिए। अब हमने जो सेम नंबर है उनको एक तरफ ले जाओ। सेम नंबर क्या है, ये y वाला नंबर है, ये भी y वाला नंबर है, तो 8 -8 इधर ही रहने दें, तो ये सेम नंबर दोनों एक तरफ चले गए। तो ये यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर ये प्लस का साइन है, जब कोई साइन हो तो प्लस का होता है, तो यहाँ ये प्लस का है, तो इधर आकर ये माइनस का हो गया, इक्वल साइन जब इसने क्रॉस किया। तो अब इनको हमने माइनस करना है, तो 0.4 बड़ा है जबकि 0.3 छोटा है। ये जो पीछे वाले हैं ना, इनकी तो बहुत कम वैल्यू होती है, तो 0.400 इसे कह दो ना, 0.400। तो लिहाजा ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो जब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लस वाला है और वो माइनस वाला था, तो प्लस वाले और माइनस वाले को आपस में माइनस करेंगे, डिफरेंट जो साइन है, इस वजह से हमें इनको माइनस करना पड़ा। तो इनको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस में आंसर 0.095 हमारा ये आंसर आया y का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था इसलिए माइनस का साइन हमें ये लगाना पड़ा। इधर पहले ही माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 और माइनस का ये माइनस और माइनस फिनिश हो गए। तो अब हमने y मालूम करना है, तो लिहाजा इसको इधर जाकर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये y के साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा था इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 8 को अंदर रख के जब आप इस पर कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाना 84.21। तो 84.21 y का आंसर आ चुका है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी अभी फासला आया कि हम घर से कितने फासले पर खड़े होकर ये सारा कुछ देख रहे थे, एंटीना को और घर की हाइट को, तो वो अभी फासला हमें मालूम हुआ है।
तो अब ये वाई हमारे पास आ चुका है। हमारा मेन टारगेट तो एक्स था, या हाइट मालूम करनी थी। तो हाइट अब आसानी से मालूम हो जाएगी। जो वाई का आंसर आया है आप उसको यहाँ पर पुट कर दो। तो वाई के आंसर को यहाँ पर पुट करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाना है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। और इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अब ये 17 वाली यहाँ नीचे वाली साइड पूरी हो गई है, तो ये वाली साइड हमने मालूम करनी है। तो 17 एंगल लेकर 17 एंगल लें तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा। तो परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, बेस हमें मालूम है, एंगल थीटा हमारा 17 है। तो आराम से हम टेन थीटा लगाएं और फिर भी मालूम कर लें। तो बहरहाल चाहे आप इस आंसर को इसमें पुट करो तब भी मालूम हो जाएगा, और आप दोबारा टेन थीटा लगाकर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर बेस ये फार्मूला लगाओ, टेन थीटा 17 डिग्री वाला लगाओ, क्योंकि 17 डिग्री इतने हिस्से को कवर कर रहा है ना। ये देखें इतने हिस्से को 17 डिग्री कवर कर रहा है। तो 17 डिग्री वाला टेन थीटा लगाकर फिर भी हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे किया हुआ है। ऐसे ही है 17 डिग्री हाइट परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, बेस हमारा 84.21 आया था। तो इसको 17 निकाला तो ये वाला आंसर आया। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यूँ ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह से घर की जो हाइट है वो हमारे पास आ गई है। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फ्राम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एक मुशाहिदा करने वाले पॉइंट से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स, दो बोर्ड्स का नीचे वाला एंगल, डिप्रेशन वाला एंगल इन लाइन, जो कि लाइन में हैं दोनों कश्तियाँ, विद दिस पॉइंट, इस पॉइंट के साथ, आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, वो 30 और 45 डिग्री बनते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ये है, एक कश्ती का ये है, दूसरी कश्ती का ये है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स, दोनों बोर्ड्स के दरमियान फासला आपने मालूम करना है। इफ़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 4000 फीट हाई, तो जहाँ पर खड़ा होकर ये देख रहा है सारा कुछ कश्तियों के बारे में, वो 4000 फीट हाइट पर है। तो यहाँ पर देखें, मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है डायाग्राम से कि फ्राम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो डी पॉइंट है ना, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ये कोई चट्टान वगैरह है, पहाड़ी है, कोई वहाँ पर खड़ा है, ये पहाड़ी है हमारी सीडी। तो यहाँ पर खड़ा होकर बंदा कोई देख रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स, दो बोर्ड्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एक कश्ती का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है 30 डिग्री। ये यहाँ से देखो सीधे जाते हैं तो ये कश्ती आ जाती है बोट 1। तो यहाँ से खड़ा होकर जब आप इस बोट 1 को वो देखता है ना, तो उसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नाक के सामने जो लाइन है उसे 30 डिग्री नीचे देखना पड़ता है। 30 डिग्री नीचे देखता है, इतना एंगल नीचे देखता है, तो यहाँ पर उसको बोट 1 नज़र आ गई है। तो ये फिर बेस लाइन बन गई है, ये बेस लाइन बन गई। तो लिहाजा क्योंकि ऊपर 30 है तो इसका जो इस लाइन का अल्टरनेट एंगल है ये भी 30 डिग्री बनेगा। तो इधर जाकर ये 30 एलिवेशन बन गया। जैसे मैंने स्टार्ट में समझाया था कि इधर डिप्रेशन हो तो इधर एलिवेशन होता है, इधर एलिवेशन हो तो इधर डिप्रेशन होता है। तो इस तरह से ये डिप्रेशन था तो ये एलिवेशन यहाँ आकर बन गया। अब अगली कश्ती के बारे में देखता है। जब दूसरी कश्ती को उसने देखा ना, बोट 2 को, ये बोट 2 है, उसको जब उसने देखा तो वो इधर से देखा उसने, तो उसे 45 जितना सर को नीचे घुमाना पड़ा, आंखें नीचे उसे करनी पड़ी। सर तो नहीं नीचे करना, आंखें नीचे करनी है। तो 45 डिग्री जितनी आंखें नीचे की, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है। तो उसको दूसरी बोट भी नज़र आ गई। तो यहाँ पर 45 डिग्री है तो इधर इसका 45 डिग्री बनेगा अल्टरनेट एंगल इस लाइन का। ये वाली जो लाइन है ये वाला, इसका अल्टरनेट ऊपर 45 डिग्री है तो नीचे भी ये 45 डिग्री बनेगा। यहाँ पर उसने देख लिया। तो ये उसने दो एंगल कवर हो गए हमारे, 30 डिग्री एंड 45, और एक लाइन में ही है। तो एक लाइन में ही हमने बनाई हुई हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स, दो बोर्ड्स के दरमियान फासला मालूम करना है। ये बोट 1, ये बोट 2, इनके दरमियान फासला मैंने एक्स रख दिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो हमने मालूम करना है। टू बोर्ड्स के दरमियान फासला मालूम करें। इफ़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 4000 मीटर हाइट, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की हाइट जो है 4000 मीटर है, 4000 फीट है, सॉरी 4000 फीट है। इसकी हाइट मैंने यहाँ पर बता दिया। तो इस तरह से ये हमारी डायग्राम बन गई। अब जब डायग्राम बन जाए तो आसान होता है। सवाल बहुत आसान है, बस आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को बार बार पढ़ के एक दफ़ा वो समझना है। स्टेटमेंट समझ आ गई तो वो सवाल आसानी से हल हो सकते हैं।
अब देखें स्टूडेंट, हमारा टारगेट तो ये है कि बोट 1 और बोट 2 के दरमियान फ़ासला मालूम करें, लेकिन डायरेक्टली ये फ़ासला हम किसी तौर पे मालूम नहीं कर सकते। कोई हमारे पास ऐसा तरीका नहीं इन्होंने अभी आप लोगों के लेवल तक समझाया, तो इस वजह से हम डायरेक्टली तो नहीं मालूम कर सकते। तो पहले हम ये इतना फ़ासला मालूम कर लेते हैं बी सी कैसे हम मालूम करेंगे। हमें पता है कि ये 45 डिग्री है, तो ये इधर भी 45 डिग्री ही है, क्योंकि यहाँ 45 है, ये 90 है। जब ये 90 है तो 45 और 45 मिलकर 90 बनाएंगे, तो 90 प्लस 90 180 आ जाता है। तो इस लिहाज से ये 45 डिग्री है तो ये भी 45, मतलब यहाँ पर अगर इसके सामने 4000 फीट है तो इसके सामने भी यहाँ 4000 फीट ही होना चाहिए, यहाँ भी 4000 फीट है, क्योंकि जब एंगल बराबर बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसकी जो सामने वाली हाइट है ये हाइट, और इसके सामने वाली ये हाइट, वो भी हाइट्स भी आपस में बराबर बराबर ही होंगी। ठीक है, तो इस अंदाजे के मुताबिक हम इसको हल कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि हमें इसका और इसका ताल्लुक कौन बताता है, BC का, तो ये tan थीटा बताता है। अगर ये हमारा थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हुआ, परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर ऊपर हमने लगा दिया और BC हमने ये बेस लगा दिया। तो अब परपेंडिकुलर 4000 है तो 4000 पुट कर दिया, और BC हमने अगर मालूम करना तो BC को इधर ले जाओ, tan 45 यहाँ पर ले जाओ। tan 45 जब निकालते हैं तो वो 1 आता है, तो tan 45 1 आया, तो लिहाजा BC क्या आ गया 4000। तो इसलिए मैंने कहा था कि BC जो है ना वो भी 4000 है। अगर ये वाला 4000 है तो ये वाला भी 4000 होगा, क्योंकि 45 के सामने 4000 है, तो इस 45 के सामने भी 4000 ही आएगा। तो यहाँ पर देखो हमें निकालने के बाद भी 4000 फीट ही आया है। तो अब ये वाला हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुका है। तो अब हम AC मालूम कर लेते हैं। तो AC क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल फासला अब हम मालूम कर लेते हैं आराम से। इसके साथ x भी प्लस कर दो, जो 4000 आया उसके साथ x भी प्लस कर दो, तो हमारे पास AC आ जाएगा। तो अब दोबारा देखो कि ये 30 वाला एंगल यूज़ करना है, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक हमने जाना ना, अब इसको भूल जाओ। तो 30 वाला एंगल यूज़ करेंगे तो 30 वाले के लिए भी यही परपेंडिकुलर होगा। अब ये 4000 हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारी सारी बेस है, तो लिहाजा tan 30 डिग्री जब लगाया तो 4000 परपेंडिकुलर ऊपर लगाया, ऊपर ये परपेंडिकुलर आ गया, नीचे बेस AC आ गया। तो 4000 और AC को आप दोबारा उठाकर इधर ले जाओ, tan 30 को आप इधर ले आओ। तो 4000 डिवाइड बाय tan 30 किया, tan 30 जो है वो आता है 0.57735। तो 4000 को 7735 पे डिवाइड किया, 0.57735 पे डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया। तो AC का आंसर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा इतना बड़ा लंबे हिस्से का आंसर हमारा आ गया ये वाला। तो इसको ये भी फीट में ही आएगा, ज़ाहिर है सारा कुछ जो फीट में दिया हुआ, तो फीट में ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमने तो इतना सा मालूम करना था, तो इतना सा जब हमने मालूम करना है तो हमें ये वाला मिल गया था 4000। तो आप आराम से ऐसा करो कि ये जो टोटल आंसर आया है ना, उसमें से ये 4000 माइनस कर दो, इतना हिसाब उसमें से निकाल दो, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो आंसर आया, इतना ज़्यादा जो हमारा आंसर आया है ना यहाँ तक, वो हमारा आया है 6928.2 फीट, इतना आया है। तो इसमें से ये वाला माइनस का, तो इस सारे में से तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ही मैंने किया हुआ है आगे जाकर। तो ये देखें, x मालूम करना था ना, तो AC फुल फासला है और BC जो है वो छोटा फासला है। तो फुल फासले में से ये छोटा फासला 4000 माइनस किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो x का आंसर हमारा आ गया, यानी कि कश्तियों के दरमियान कितना फासला था वो हमें मालूम हो चुका है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, वो बाकायदा कश्तियाँ दिखाने लग गया है, यानी कि D के ऊपर चढ़ कर, जहाँ पर पहले चट्टान बनी हुई थी उसके ऊपर ये बंदा कोई चढ़ के देख रहा है, लेकिन सवाल पढ़ के सही तरह पता चलेगा। 2 शिप्स, 2 जहाज़ हैं, 2 शिप हैं, एक शिप ये है, ये एक शिप ये है। 2 शिप्स विच आर इन लाइन, जो एक ही लाइन में चल रहे हैं, ये एक ही लाइन में है। विद द बेस ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ, ये वर्टिकल क्लिफ है और ये उसकी सारी बेस है, तो बेस के साथ साथ वो चल रहे हैं। आर 120 मीटर अपार्ट, इनके दरमियान वाला जो फासला है दोनों का 120 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्राम द टॉप ऑफ द क्लिफ, क्लिफ से चढ़ के जब इस क्लिफ का ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली डॉटेड वाली, तो क्लिफ वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से जब हम चढ़ के देखते हैं, यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं, तो टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है, तो पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन ये मिला है टू द शिप इज़ 30 डिग्री। एक शिप के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मिला वो ए के लिए वो 30 मिला उनको।
एंड 45 डिग्री एज शोन इन द डायग्राम। और 45 है, ए के लिए 30 मिला था उनको और ए के लिए उनको ये 45 मिला था। तो 45 वाला ये वाला हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 45 है, ये दूसरे शिप के लिए है जो ये वाला शिप है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये ऊपर 30 है तो इधर यहाँ नीचे 30 बनेगा। और यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है, तो इस लाइन के ये वर्टिकल है ना, वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट है, इसका अल्टरनेट है इस लाइन का, इस लाइन का इधर 45 है तो इधर भी जब 45 बन जाएगा और यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे तो हमारी शेप बन जाएगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस बी सी हमने मालूम करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला हमने मालूम करना है BC। और कैलकुलेट द हाइट CD, तो ये हाइट भी हमने मालूम करनी है। तो बहुत आसान सा सवाल है, इनको सवाल 10 के मुताबिक ही दिया हुआ है बिल्कुल। तो हम देखते हैं अब कैसे हल करना है इसको। तो ये देखें कि ये पहले मैंने बता दिया कि CD हमने मालूम करना, हाइट हमने मालूम करनी है। तो CD के सामने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। ये शेप उसी तरह से बनाई हुई है, ये 120 उन्होंने दिया था, ये ऊपर 30 दिया था तो इधर भी 30 बना, और ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना, यहाँ से यहाँ तक 45 दिया था तो इधर भी 45 बना। जब इधर 45 है तो ये वाला हिस्सा भी 45 बन गया। तो अल्टरनेट एंगल है, वैसे भी ऊपर 45 है, ये 45 है तो ऊपर भी 45 है, तो अल्टरनेट एंगल भी हमें लगा दिया है। तो ये बोट 1 बोट 2 लगा दिया, लेकिन यहाँ शिप 1 शिप 2 लिखना चाहिए था। इसको मैं शिप 1 शिप 2 कर देता हूँ क्योंकि उसने अब शिप कहा है। कश्ती छोटी होती है और शिप बड़ा होता है, बस इतना सा फ़र्क होता है, ठीक है। तो शिप 1 शिप 2 आ गए। तो अब देखें कि हम tan थीटा लगाते हैं तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हमारा बनेगा और ये बेस बनेगा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि CD, ये CD ओवर परपेंडिकुलर हमारा CD है ना, तो CD ओवर B ये बेस है, बेस को BC लिखा, जहाँ अकेला B ही लिख दिया हुआ है। तो जो CD हमने मालूम करना था तो उससे मैंने CD रहने दिया, यानी कि परपेंडिकुलर बराबर है तो tan 45। तो इस tan का इसका 45 tan थीटा लगाया तो इसके CD ओवर BC आएगा, ये नीचे BC है तो नीचे BC आ गया। तो हमें ये बता कि ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर, और ये बेस है जो BC है तो बेस लिख दिया। अब परपेंडिकुलर क्या था, X है तो X लिख दिया, और नीचे Y मैंने लिखा हुआ है तो Y लिख दिया, ठीक है। X और Y सा ये एक हमारी फ्रैक्शन बन गई है। और tan 45 अगर कैलकुलेटर से निकालोगे तो 1 निकलेगा। तो हमें वैसे भी पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि tan 45 1 होता है। कैसे आता है, बगैर किसी टेबल के, बगैर कैलकुलेटर के, ये समझाया हुआ है आप लोगों को। तो ये 1 आ गया। तो अब इसको आप इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो y को, तो y इज इक्वल टू x, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। तो अब अगली इक्वेशन हम निकालें, एक 45 से निकालिए ना, तो एक 30 डिग्री से अब फिर से निकालनी है। तो 30 डिग्री से हम जब निकालते हैं तो फिर वही परपेंडिकुलर बनना है, और अब बेस इतना बनना है, याद रखना, इतना बेस बनना है, कितना AC बेस बनना है अब। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आया तो परपेंडिकुलर x ही है और बेस अब AC बन चुका है। और tan 30 का जब निकालते हो कैलकुलेटर से तो ये आंसर आ जाता है, ये आंसर आ गया। और AC क्या है, AC है 120 प्लस y, ठीक है। ये 120 यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 उन्होंने खुद बताया था, और यहाँ से यहाँ तक y है तो 120 प्लस y, ये बन गया हमारा AC बन गया, यानी कि सारा बेस बन गया। तो अब इसको सारे को इसके साथ लाकर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ डिवाइड जो हो रहा था x के साथ, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, इधर x अकेला रह गया। अब फिर से देख लो, यहाँ पर 1 पे भी x है और इधर 2 पे भी x है, x बराबर आ गए हैं। तो ये दूसरी साइड ज़बरदस्ती बराबर कर दो, तो दूसरी साइड को ज़बरदस्ती बराबर किया जब कंपेयर 1 और 2 को किया। तो लिहाजा आप इस x की जगह पर ये वाला जो y है y लाकर लिख दो कंपेयर करने से। तो लिहाजा यहाँ पर y लिख दिया। तो y को अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ना है, इस सारे को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ना है। तो इसको जब आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, और इस सारे को जब आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो y के साथ आ जाएगा बस। तो लिहाजा अब आपने इसको आप इधर ले आओ, ये वाला जो नंबर है इसको इधर ले आओ, और ये y जो है असल में 1y ही है, तो इसको 1y में से इसको इधर लाकर माइनस कर दो। तो 1 में से जब ये 0.577 निकालोगे ना, 1 में से माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा।
तो ये जो आंसर आया इसको अब हमने इधर लाकर डिवाइड करना है, क्योंकि ये इसके साथ ये वाला आंसर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ, तो अब इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इधर जाकर डिवाइड कर दिया, ये रकम ऊपर लिखी है और ये जो है इधर नीचे लिखना था, इधर ऐसे नीचे लिखा है। तो इसको नीचे लेकर जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये वाला 163.95 वाई। तो ये आंसर है, इसे राउंड ऑफ करके 164 भी आप कर सकते हो, तो ये वाला भी आपका आंसर ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है, एक्स का आंसर आया। तो हमें क्या मालूम करना था, ये एक्स का आंसर ही मेरे ख्याल में हमें मालूम करना था, हाइट ही हमें मालूम करनी थी इसकी, तो ये हाइट हमने मालूम कर ली हुई है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की रीडिंग करें। सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज, फ़र्ज़ करें कि हम एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, ये पुल है, यहाँ पर हम खड़े हैं, ऑब्जर्वर का मतलब है हम ही खड़े हैं। ब्रिज 30 फीट अबव आ रिवर, वो रिवर से, ये जो दरिया है ना, दरिया की सतह से 30 मीटर के ऊंचाई पर है, 30 फीट की ऊंचाई पर है। वाचिंग आ लोग, एक लोग देख रहे हैं, लोग एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, फ्लोटिंग टूवर्ड अस, ये हमारी तरफ तैरता हुआ आ रहा है, इस तरफ को आ रहा है। इफ़ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट ऑफ द लोग इज़ 16.7, तो अगर जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, जो फ्रंट पे बन रहा है, फ्रंट का मतलब इसका ये फ्रंट ये वाली है ना, तो फ्रंट ये है, बैक ये है इसका, तो फ्रंट के साथ जो एंगल बन रहा है ना वो 16.7 बन रहा है। तो लिहाजा ये हॉरिजॉन्टल के साथ आप यहाँ से यहाँ तक ये 16.7 बनाओगे। एंड द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द बैक ऑफ द लोग, ये लोग का बैक है, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 14 बन रहा है, तो ये बैक के साथ ये वाला 14 डिग्री का एंगल बना दिया। हाउ लॉन्ग इज़ द लोग, लोग कितना लंबा है, इसकी लंबाई मालूम करो। तो अब ये हमने इसकी लंबाई मालूम करनी है। तो देखते हैं, ये बहुत आसान सा सवाल ही है, कश्तियों जैसा ही है। तो अब देखें, ये मैंने उसी तरह से फिर ट्रायंगल बनाई हुई है इसकी। तो ये फ्रंट उसका है और ये उसका बैक है, तो बैक के साथ उसने 16.7 बताया था, यहाँ पर खड़े होकर हम देख रहे हैं। तो जब यहाँ ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनता है वो 16.7 बनता है। जब इधर 16.7 है, इधर ऊपर 16.7 है, तो इधर अल्टरनेट एंगल भी 16.7 ही आएगा। और ऊपर वाला जो ये वाला जो छोटा एंगल है वो 14 उसने बताया था हमें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला जो एंगल है वो 14 बना, तो ये फ्रंट वाला एंगल 14 बना, तो 14 डिग्री आ गया। तो इस तरह से ये दोनों एंगल आ गए। और अब हमने उसकी विड्थ मालूम करनी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा लोग था, तो वो लोग हमने मालूम करना है कितनी उसकी लंबाई है। तो ये हाइट जो उसी ने 30 मीटर हमें दी थी, वो भी हमने 30 फीट हमने हाइट भी लिख ली हुई है। तो अब देखें, 30 मीटर नहीं है, फीट है यहाँ पर, याद रखना, तो फीट हमने लिख दिया। तो अब देखो कि हम फाइंड करते हैं इसको। हमें पता है कि tan ये वाला लगाना 16.7, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये 90 का है, तो परपेंडिकुलर x लिख दिया, बेस y लिख दिया। तो इसको अब 16.7 का जब tan निकालोगे तो 0.3 आता है, तो y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन आपने बनानी है, तो यहाँ पर ये भी इसने दिया हुआ है, x 30 दिया हुआ है, तो x की जगह 30 लिख लो। तो 30 लिखकर अगर हम हल करते हैं तो 30 को ये इस पे डिवाइड करना पड़ना है, 30 को 0.3 पे डिवाइड किया तो y का आंसर हमारा 100 मीटर आ गया। तो ये y का आंसर भी आ चुका है, यहाँ पर 100 मीटर हमारा यहाँ से यहाँ तक आंसर आ चुका है। अब आसानी से आप ये मालूम कर सकते हो। तो अब इस एंगल को ले लो, तो tan 14 डिग्री लिया। अब फिर ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये सारी बेस बन गई है, तो सारी बेस में से y हमने पहले मालूम किया हुआ है, और अब w विड्थ जो है वो हमने मालूम करनी है, तो y प्लस w लगा देंगे, ये y और ये इतनी जो है ना वो w वो प्लस हो गई, तो वो लगा दिया। तो अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाना, तो 14 का tan निकाला तो वो 0.2493 आया, और y प्लस w जाकर मल्टीप्लाई हो गया, x इधर अकेला लिख दिया। तो अब y का आंसर हमारे पास आया हुआ है 100 और w हमने अकेला मालूम करना है। तो इसको इसके साथ पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, और इसको जब आप w से मल्टीप्लाई करोगे तो w के साथ ये आ जाएगा। तो
तो अब अकेला W मालूम करना है। ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा 30 के साथ। तो 30 में से 24.93 माइनस कर देंगे क्योंकि ये इधर प्लस की रकम है, ठीक है। जब नहीं कोई साइन होता तो हम इसे प्लस का ही कहते हैं, तो प्लस का है। तो माइनस किया तो ये आंसर आया 5। तो अब ये W के साथ ये लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना, इधर मल्टीप्लाई जो हो रहा है इधर जाकर डिवाइड कर देना। तो इधर डिवाइड किया तो लिहाजा डिवाइड करने से हमारे पास 20.33 फीट आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हमने सारे सवाल इसके हल कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद मेरा ख्याल है आप लोग अपने घर की हाइट मालूम कर लोगे। आप घर के नीचे खड़े हो तो आप ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन देख लोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लोगे, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप ज्योमेट्री को इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल कर लोगे। कोई खंभा है तो उसकी हाइट मालूम कर लोगे, कोई कश्तियाँ कहीं 2-3 जा रही हैं तो उनके दरम्यान में फासले मालूम कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग आराम से मालूम कर सकते हो अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।